Assalamualaikum 10th class, welcome back. This is फैज़ान तारिक, your chemistry teacher at the moment. आज हमने चैप्टर वन नंबर वन केमिस्ट्री इसकी एक्सरसाइज को जो है वो ख़त्म करना है। हमने इसकी एमसीक्यूज करनी है लास्ट लेक्चर के अंदर, ठीक है। पूरा चैप्टर क्लियर हो चुका है, हमने सारे कॉन्सेप्ट पढ़ लिए हैं, ठीक है। सारा का सारा कंटेंट कवर हो चुका है। तो आज हमने कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस देखे हैं जो एक्सरसाइज के अंदर हैं, ठीक है। थोड़े से कॉन्सेप्चुअल हैं लेकिन सारे के सारे क्वेश्चंस बहुत ही ज़्यादा इजी होने वाले हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप कोई हेल्पिंग बुक यूज़ कर रहे हो, ठीक है, व्हाट्सोएवर फॉर केमिस्ट्री, तो हो सकता है वहाँ पे जो है वो आंसर्स डिफरेंट हो, ठीक है। लेकिन कॉन्सेप्ट हर एक के अंदर सेम ही होता है। कुछ हेल्पिंग बुक्स ने काफ़ी ओवरली एग्जैजरेट किया होता है, कुछ ने कम एक्सप्लेन किया होता है, कुछ ने ज़्यादा, लेकिन कॉन्सेप्ट जो है ना, मेन चीज़ वो सबकी सेम रहती है। तो ये कोई डेफिनेशन नहीं है कि हर एक की जो बुक है वो उनकी सेम एक्सप्लेनेशन हो, सेम आंसर्स हो, नहीं। हर एक के डिफरेंट हो सकते हैं और हर एक के सही भी हो सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर वन से। क्वेश्चन नंबर वन पे है, फ्रॉम वेयर डज द एनर्जी कम फ्रॉम अ लिक्विड वेपोरेट्स, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हमने पूरे चैप्टर पढ़ लिया है, तो मैं डिफरेंट तरह से आपको रेफरेंस दे सकता हूँ, ठीक है, कि हमने यहाँ पे पढ़ा था, ये पढ़ा था, ये पढ़ा था, तो आपने एक्टिव रहना है, सही है। तो क्वेश्चन ये है कि जब कोई लिक्विड वेपोरेट होता है तो उसको एनर्जी कहाँ से मिलती है, ठीक है। वेपोरेशन होता क्या है कि पानी की लिक्विड की सरफेस से आपने गैस में कन्वर्ट होना होता है, ठीक है। तो वेपोरेशन के लिए जो एनर्जी चाहिए वो आती कहाँ से है। अब उसके दो तरीके हैं, एनर्जी हासिल करने के दो तरीके हैं। सबसे पहला तरीका है द लिक्विड इटसेल्फ। मतलब खुद सोचो, अगर एक बड़ा बर्तन है उसके अंदर मैंने पानी भरा हुआ है, तो पानी की सरफेस के ऊपर वाली लेयर ने वेपोरेट होना है ना, नीचे से तो पानी ने वेपोरेट नहीं होना। तो होता क्या है, जो ऊपर वाली लेयर है ना वो नीचे वाली लेयर से काइनेटिक एनर्जी लेती है, ठीक है। मतलब वहां से मॉलिक्यूल्स जो हैं वो ट्रांसफर करते हैं एनर्जी ऊपर वाली लेयर को, और वहां से जो लेयर है, लेयर से वेपोरेट हो जाता है लिक्विड। दूसरा एक और भी सोर्स होता है जो एक्सटर्नल सोर्स है, मतलब अगर बाहर गर्मी है तो बाहर की जो गर्मी है वो एक्सटर्नल सोर्स है, वहां पे वेपोरेशन ज़्यादा होगी, ठीक है। तो ये दो चीज़ें। द लिक्विड इटसेल्फ, सरफेस मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब काइनेटिक एनर्जी फ्रॉम अंडरलाइंग मॉलिक्यूल्स। जो सरफेस के ऊपर मॉलिक्यूल्स होते हैं ना वो काइनेटिक एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं, कहाँ से, फ्रॉम अंडरलाइंग मॉलिक्यूल्स, मतलब जो सरफेस के नीचे वाले मॉलिक्यूल्स होते हैं ना वहां से, लीविंग द रिमेनिंग लिक्विड कूलर। अब देखो, जो नीचे वाले मॉलिक्यूल से हम काइनेटिक एनर्जी ऊपर वालों को दे रहे हैं, तो नीचे वाले जो मॉलिक्यूल्स हैं वो ठंडे हो जाते हैं, क्योंकि अब उनके अंदर काइनेटिक एनर्जी, एवरेज काइनेटिक एनर्जी कम हो जाती है, ठीक है, जिसकी वजह से उनका टेम्परेचर लो हो जाता है। दी सराउंडिंग, दूसरा दूसरा सोर्स जो है वो सराउंडिंग है, इर्द गिर्द का माहौल। द लिक्विड एब्जॉर्ब थर्मल हीट फ्रॉम इन्वायरमेंट। जो लिक्विड है वो इन्वायरमेंट से हीट को एब्जॉर्ब करता है टू ओवरकम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज एंड एस्केप एज वेपर, ठीक है। वही वेपोरेशन की डेफिनेशन है। वेपोरेशन होता क्या है, पानी की सरफेस से पानी का गैस में कन्वर्ट हो जाना इज कॉल्ड वेपोरेशन। वेपोरेशन होने के लिए एनर्जी कहाँ कहाँ से मिलती है, एक तो मॉलिक्यूल्स की अपनी एनर्जी भी होती है, ठीक है, और दूसरा जो है वो उसके इर्द गिर्द की एनर्जी को भी एब्जॉर्ब करके वेपोरेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंडेंसेशन एन एंडोथर्मिक प्रोसेस। देखो, एंडोथर्मिक प्रोसेस और एक्सोथर्मिक प्रोसेस वैसे तो हमने केमिस्ट्री के अंदर 9th क्लास के अंदर पढ़ा हुआ है कि एंडोथर्मिक रिएक्शन ऐसे रिएक्शन होते हैं। एंडोथर्मिक प्रोसेस ऐसा प्रोसेस होता है जिसके अंदर हीट एब्जॉर्ब होती है, और एक्सोथर्मिक प्रोसेस ऐसा प्रोसेस होता है जिसके अंदर हीट रिलीज होती है। अब वो पूछ रहा है कि जो कंडेंसेशन है क्या वो एंडोथर्मिक प्रोसेस है या एक्सोथर्मिक। अब इसके अंदर दो लफ्ज थे, एंडोथर्मिक क्या होता है वो मैंने एक्सप्लेन कर दिया, कंडेंसेशन क्या होता है ये हमने पढ़ा हुआ है। जरा सोचो कंडेंसेशन क्या होता है, वेपोरेशन का उल्ट। इसके अंदर गैस जो है वो लिक्विड के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। अब सोचो, गैस जो है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो रही है, इस दौरान हमारे पास गैस एब्जॉर्ब होगी या रिलीज होगी। इसको इस तरह से सोचो कि जो सुबह सुबह का वक्त होता है ना, गर्मियों के अंदर भी, सर्दियों के अंदर भी, जब घास के ऊपर शबनम आई होती है, वो कतरे छोटे छोटे पानी के, तो वो कैसे आते हैं, क्या उस वक्त जो है वो हीट रिलीज होती है या हीट एब्जॉर्ब होती है, जस्ट थिंक अबाउट इट। दरअसल जब गैस लिक्विड के अंदर कन्वर्ट होती है ना, तो कन्वर्ट होने के लिए वो हीट को रिलीज कर देती है। आपको पता है ना कि जैसे ही गैस जो है वो ठंडी होती है तब वो लिक्विड के अंदर कन्वर्ट होती है, तो वो ठंडी कब होगी, जब वो हीट को रिलीज कर देगी।
अपने आप से हीट को रिलीज कर देगी तभी वो ठंडी होगी ना, उस वक्त जो है वो कंडेंसेशन का प्रोसेस अकर होता है। तो क्वेश्चन है कि क्या कंडेंसेशन एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है? क्वेश्चन ये कह रहा है क्या कंडेंसेशन के दौरान हीट एब्जॉर्ब होती है? तो हम कहेंगे नहीं, कंडेंसेशन के अंदर हीट एब्जॉर्ब नहीं होती बल्कि रिलीज होती है। कंडेंसेशन इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस व्हेन गैस मॉलिक्यूल्स स्लो डाउन टू फॉर्म ए लिक्विड दे लूज काइनेटिक एनर्जी, वो काइनेटिक एनर्जी को लूज कर देते हैं। एंड रिलीज हीट, ये देखो हाईलाइट किया हुआ है मैंने इस वर्ड को, रिलीज हीट, ये की वर्ड है। रिलीज हीट इनटू द सराउंडिंग एज इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्ड्स फॉर्म। तो जैसे ही एक गैस लिक्विड में कन्वर्ट होती है उसकी काइनेटिक एनर्जी जो है वो कम हो जाती है और दूसरी चीज वो हीट को रिलीज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास, अच्छा आप कोई भी आंसर देखोगे ना कहीं से भी उनके अंदर ये दो चीजें होंगी, नो कंडेंसेशन इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस, ये हर एक हेल्पिंग बुक के अंदर होगा, और ये वाला वर्ड रिलीज हीट ये की वर्ड है, ये हर आंसर के अंदर होगा ही होगा। अब बाकी के आंसर्स जो हैं, बाकी की एक्सप्लेनेशन थोड़ी बहुत चेंज भी हो सकती है, इट डजंट मैटर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास एक्सरसाइज का, व्हाई डू नेफ्थलीन बॉल्स डिसअपीयर आफ्टर सम टाइम? आपको सब्लिमेशन का टॉपिक याद है? सब्लिमेशन के अंदर हमने पढ़ा था कि जब एक सॉलिड डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट हो जाता है विदाउट मेल्टिंग, उसके अंदर हमने दो एग्जांपल्स पढ़ी थी और उन दो एग्जांपल्स में से एक एग्जांपल थी नेफ्थलीन बॉल्स की। ये ऐसी बॉल्स होती हैं, मतलब मेडिसिन की गोलियां होती हैं जिससे जिनको इस्तेमाल किया जाता है कपड़ों को कीड़े मकोड़ों से बचाने के लिए। ठीक है, कॉटन के कपड़े होते हैं जिनको इंसेक्ट्स जो हैं वो ख़राब कर देते हैं, तो हम उन गोलियों का इस्तेमाल करते हैं अपने कपड़ों को बचाने के लिए। अब क्वेश्चन ये है कि वो नेफ्थलीन की गोलियां एकदम से गायब कैसे हो जाती हैं? तो इसका आंसर सब्लिमेशन के अंदर ही है कि भाई एक सॉलिड की चीज़ थी वो सब्लिमेशन, वो नेफ्थलीन की बॉल्स, वो जब गैस में कन्वर्ट हो जाएंगी तो हमें नज़र ही नहीं आएंगी, वो ऐसे हो जाएंगी जैसे गायब हो गई हैं। तो दे डिसअपियर ड्यू टू सब्लिमेशन, वो सब्लिमेशन की वजह से गायब हो जाती हैं। नेफ्थलीन इज अ वॉलेटाइल सॉलिड, वॉलेटाइल का मतलब होता है अनस्टेबल, ऐसी चीज जो कि बहुत जल्दी चेंज हो सकती है। विद वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, जो नेफ्थलीन है वो एक तो वॉलेटाइल है और उसकी जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस है वो भी वीक होती हैं। एट रूम टेम्परेचर इट एब्जॉर्ब्स हीट फ्रॉम द एयर एंड कन्वर्ट डायरेक्टली फ्रॉम अ सॉलिड टू गैस। तो रूम टेम्परेचर के अंदर, यानी रूम टेम्परेचर के ऊपर ही नेफ्थलीन बॉल्स सराउंडिंग से हीट को एब्जॉर्ब करती हैं और एब्जॉर्ब होने के बाद ये गैस में कन्वर्ट हो जाती हैं। बाय पासिंग द लिक्विड स्टेट इंटायरली, मतलब लिक्विड स्टेट के अंदर ये जाती नहीं है, डायरेक्ट सॉलिड से गैस में कन्वर्ट हो जाती है। वही है सब्लिमेशन की डेफिनेशन लिखी हुई है किसी और अंदाज के साथ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाई डज द टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट ड्यूरिंग ए फेज चेंज? इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। देखो याद है आपको, हमने वो कर्व्स पढ़ी थी, हीटिंग कर्व एंड कूलिंग कर्व। मैं दिखाता हूँ, ये रही हीटिंग कर्व एंड कूलिंग कर्व हमने पढ़ी थी। हीटिंग कर्व नीचे से ऊपर है और कूलिंग कर्व ऊपर से नीचे है। अब उसका सवाल ये है कि अक्सर ऐसा होता है कि जब एक फेज से चीज़ दूसरे फेज में जब भी एक फेज दूसरी फेज में चेंज हो रही होती है तो टेम्परेचर नहीं बढ़ता। जैसे देखो यहाँ पर बी से सी पॉइंट के ऊपर जाते हुए ना सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा होता है, तो जब सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होता है ना तो टेम्परेचर नहीं बढ़ता। देखो ये सीधी लाइन है, सीधी लाइन का मतलब है टेम्परेचर कांस्टेंट है, इंटरनल एनर्जी बढ़ रही है। अब सवाल यही है कि भाई टेम्परेचर क्यों नहीं बढ़ रहा? देखो इसका आंसर हमने इस लेक्चर के अंदर भी डिटेल से स्टडी किया था, लेकिन मैं आपको बताता हूँ। होता ये है कि टेम्परेचर इसलिए नहीं बढ़ पा रहा होता कि जो एक फेज दूसरी फेज में चेंज हो रही होती है ना, फॉर एग्जाम्पल अगर सॉलिड जो है वो लिक्विड में चेंज हो रहा है, तो अब जो टेम्परेचर यूटिलाइज हो रहा है ना, टेम्परेचर बढ़ नहीं रहा बल्कि टेम्परेचर यूटिलाइज हो रहा है कि सॉलिड के इंटरमोलिकुलर फोर्सेस को तोड़ा जाए, कमजोर किया जाए और उसको लिक्विड में कन्वर्ट किया जाए। इसीलिए उस सॉलिड का टेम्परेचर बढ़ नहीं रहा होता बल्कि वो टेम्परेचर यूटिलाइज हो रहा होता है एक स्टेट को दूसरी स्टेट में कन्वर्ट करने के लिए। ठीक है, देखो a temperature remain constant because the supplied heat energy does not increase particle kinetic energy। टेम्परेचर इसलिए नहीं बढ़ रहा होता कि काइनेटिक एनर्जी तो बढ़ नहीं रही, तो जो टेम्परेचर हम उसको दे रहे हैं वो जा कहाँ पे रहा है? इंस्टेड इट इज इंटायरली कंज्यूम टू ब्रेक और लूजन द इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। वो पूरे का पूरा टेम्परेचर जो है वो इस्तेमाल हो रहा होता है इंटरमोलिकुलर फोर्सेस को तोड़ने के लिए या लूजन अप करने के लिए। ठीक है, देखो इधर लिखा हो इट इज इंटायरली कंज्यूम, इंटायरली मतलब होता है मुकम्मल तौर पे, कंप्लीटली। सही है, तो इसका आंसर बहुत सिंपल सा है कि भाई जब एक स्टेट दूसरी स्टेट में कन्वर्ट हो रही होती है तो टेम्परेचर ना बढ़ता है ना कम होता है, कांस्टेंट रहता है। इसका आंसर क्या है?
क्योंकि जब एक स्टेट से दूसरी स्टेट में मैटर चेंज हो रहा होता है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं हो रही होती, बल्कि पूरी की पूरी जो एनर्जी है, जो पूरे के पूरे टेम्परेचर है, वो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस को तोड़ने में इस्तेमाल हो रही होती है। गॉट इट? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 14.5। इज इट पॉसिबल टू कंप्रेस ए लिक्विड लाइक अ गैस? आप एक गैस को कंप्रेस कर सकते हो, ठीक है, एक सिलेंडर के अंदर जो गैस होती है आप उसको कंप्रेस कर सकते हो, दबा सकते हो। सवाल ये है क्या लिक्विड को भी हम उसी तरह से कंप्रेस कर सकते हैं या नहीं कर सकते? खुद सोचो। एक बॉटल है, 1 लीटर बॉटल है, हमने उसको पानी का भरा हुआ है। हम चाहते हैं कि भाई ये पानी की जो बॉटल है ना, ये पानी जो है 1 लीटर पानी, ये हाफ लीटर बॉटल के अंदर आ जाए, मतलब पानी उतना ही रहे लेकिन बॉटल छोटी हो जाए। इज इट पॉसिबल? जस्ट थिंक अबाउट इट। नो, इट्स नॉट पॉसिबल। इसका आंसर मैं इस डायग्राम से देता हूँ। गैस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, इनके बीच में स्पेस बहुत ज़्यादा होती है। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो हैं इनकी काफ़ी वीक होती हैं, मॉलिक्यूल्स दूर दूर होते हैं, तो हम इनको फोर्स लगा के जो है ना दबा सकते हैं, मॉलिक्यूल्स को पास ला सकते हैं। लेकिन चेक करो, लिक्विड के अंदर तो इतनी स्पेस होती नहीं है कि हम उनको गैस की तरह कंप्रेस कर सकें। हम ऐसा नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसलिए इसका आंसर क्या है? नो। अनलाइक गैसेस विच हैव लार्ज एम्प्टी स्पेसेस बिटवीन पार्टिकल्स। अभी किसकी बात कर रहे हैं? गैसेस की। गैसेस के अंदर जो बहुत लार्ज एम्प्टी स्पेसेस होते हैं ना, लिक्विड पार्टिकल्स आर ऑलरेडी क्लोज पैक टुगेदर। लिक्विड के जो पार्टिकल्स होते हैं वो पहले से साथ साथ होते हैं, लीविंग नेग्लिजिबल स्पेस फॉर कंप्रेशन, ठीक है। हम उनको कंप्रेस तो कर सकते हैं लेकिन इतना थोड़ा कंप्रेस कर पाएंगे कि उसका फर्क भी नजर नहीं आएगा। नेग्लिजिबल, नेग्लिजिबल कहते हैं ऐसी चीज जिसको इग्नोर कर दिया जाए, मतलब बहुत कम असर पड़ेगा, लेकिन हाँ असर पड़ेगा जरूर। तो उस असर को हम इग्नोर कर सकते हैं, मतलब वो नोटिस भी नहीं किया जा सकता वो असर, ठीक है। तो नेक्स्ट हमने 5 क्वेश्चंस कर लिए, ठीक है। लेक्चर लंबा हो रहा है लेकिन अगर हमने एक टॉपिक को स्टार्ट कर लिया है तो हम उसको कवर करेंगे। इजी कॉन्सेप्ट्स हैं, रिवाइज हो रहा है, डजंट मैटर, राइट। तो क्वेश्चन 6, कैन यू चेंज द टेम्परेचर एट विच वाटर बॉइल्स इन योर लैब? सवाल बहुत इंटरेस्टिंग है। देखो, वो पूछ ये रहा है कि क्या आप पानी जिस टेम्परेचर पे बॉयल होता है, क्या आप उस टेम्परेचर को चेंज कर सकते हो? मतलब इनडायरेक्टली वो पूछ रहा है कि क्या आप बॉइलिंग पॉइंट को चेंज कर सकते हो? पानी का बॉइलिंग पॉइंट है 100 डिग्री सेल्सियस, ये हमें पता है। लेकिन आपको याद है हमने एग्जाम्पल भी पढ़ी थी कि मरी के ऊपर जैसे जैसे हम ऊपर जाते जाते हैं पहाड़ी इलाके की तरफ, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर ड्रॉप होता रहता है। तो जैसे जैसे एटमॉस्फेरिक प्रेशर ड्रॉप होगा तो हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट भी ड्रॉप होता जाएगा। तो इससे क्या पता चलता है कि क्या हम बॉइलिंग पॉइंट को चेंज कर सकते हैं, टेम्परेचर को चेंज कर सकते हैं या नहीं? एग्जैक्टली अगर हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर को चेंज कर दें तो बॉइलिंग पॉइंट भी चेंज हो जाएगा। तो फर्ज करो आप लैब के अंदर बैठे हो, आपने एटमॉस्फेरिक प्रेशर बढ़ा दिया, बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ जाएगा। लेकिन अगर आपने एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम कर दिया तो बॉइलिंग पॉइंट भी कम हो जाएगा। तो सवाल ये है कि क्या आप अपनी लैब के अंदर किसी लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट चेंज कर सकते हो? सो द आंसर इज यस, यस यू कैन, बाय चेंजिंग द एक्सटर्नल एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एक्सटर्नल एटमॉस्फेरिक प्रेशर को चेंज करके आप ये काम कर सकते हो। देखो, इंक्रीज प्रेशर टू रेज द बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट को अगर आपने बढ़ाना है तो प्रेशर को इंक्रीज कर दो, और डिक्रीज कर दो प्रेशर को टू लोअर द बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। अब ये ब्रैकेट के अंदर जो है ना, ये बताया गया है कि आप प्रेशर को किस तरह से डिक्रीज कर सकते हो। देखो, वैक्यूम पंप का इस्तेमाल करके, वैक्यूम पंप उसके अंदर से सारे हवा निकाल लो। जैसे वैक्यूम होता है जिसके अंदर कोई प्रेशर ही नहीं होता, प्रेशर निकाल लोगे तो बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा। और अगर आप प्रेशर बढ़ा दोगे, वो किस तरह से बढ़ाओगे? इन ए सील्ड फ्लास्क, एक ऐसी फ्लास्क जिसके अंदर बंद है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है, उसको अगर आप सील कर दोगे तो क्या हो जाएगा? एटमॉस्फेरिक प्रेशर बढ़ जाएगा और बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ जाएगा। नेक्स्ट, इन विच सीजन डू वेट क्लोथ्स टेक अ रिलेटिवली लॉन्गर टाइम टू ड्राई? कॉमन सेंस का क्वेश्चन है। वो पूछ रहा है कि कौन से सीजन के अंदर आपके जो गीले कपड़े हैं ना वो ज़्यादा टाइम लगाएंगे सूखने के लिए? क्या ऐसा गर्मियों में होगा, सर्दियों में होगा, या फिर ऐसा मौसम जिसके अंदर जो है, जिसमें हवा में नमी बहुत ज़्यादा होगी? यही मौसम होते हैं ना, मौसम सरमा, मौसम गर्मा, मौसम बरसात। इन दी रेनी और विंटर सीजन, सर्दियों के दिनों में या मूनसून के दिनों में जब बारिशें हो रही होती हैं, द एयर ऑलरेडी कंटेन हाई ह्यूमिडिटी विच ड्रास्टिकली रिड्यूसेस द रेट ऑफ वेपोरेशन। देखो, सर्दियों के मौसम में या बारिशों के मौसम में ना हवा के अंदर नमी बहुत ज़्यादा होती है,
क्योंकि हवा के अंदर नमी बहुत ज़्यादा होती है, ऑलरेडी ह्यूमिडिटी ज़्यादा है, तो कपड़ों के अंदर भी ह्यूमिडिटी है। तो अब अगर कपड़ों से ह्यूमिडिटी निकल के जाएगी कहाँ पे? इन्वायरमेंट के अंदर, लेकिन इन्वायरमेंट के अंदर तो ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा नमी है। तो इस वजह से जब बारिशों का मौसम होता है या सर्दियों का मौसम होता है तो हमारे गीले कपड़े सूखने में ज़्यादा टाइम लगाते हैं, ठीक है। बिकॉज द एयर कैन नॉट ईजिली एब्जॉर्ब मोर मॉइस्चर, क्योंकि हवा जो है वो ज़्यादा नमी एब्जॉर्ब ही नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि उसके अंदर पहले से ही बहुत ज़्यादा नमी मौजूद होती है, ठीक है। मैंने इन आंसर्स को सिंपलेस्ट वे में जो है आपके लिए कंपोज किया है, ताकि आप जो है वो कॉन्सेप्ट भी समझ जाओ और आप इनको लिख भी सको, ठीक है। आप चाहो तो इंटायरली इन्हीं क्वेश्चंस को कॉपी कर सकते हो। नेक्स्ट है हमारे पास 14.8, व्हेन ए सॉलिड इज हीटेड व्हाट हैपेंस टू इट्स वाइब्रेटिंग पार्टिकल्स। जब एक सॉलिड को हीटअप किया जाता है, कोई भी सॉलिड है, फॉर एग्जांपल मेरे पास एक पेन पड़ा हुआ है, ये सॉलिड है। जब मैं इसको हीटअप करूंगा, गर्म करूंगा, तो इसके जो पार्टिकल्स हैं उनके साथ क्या होगा, ठीक है, देखते हैं। द पार्टिकल्स एब्जॉर्ब हीट एनर्जी, इसके जो पार्टिकल्स हैं वो हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब करेंगे। अब सोचो, जैसे ही किसी चीज़ को हीट मिलती है, टेम्परेचर मिलती है, तो उन पार्टिकल्स में काइनेटिक एनर्जी फास्ट हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है, which increases their kinetic energy. This causes them to vibrate more rapidly with great amplitude about their fixed position. अब इससे होगा क्या? जब हम इन सॉलिड पार्टिकल्स को हीटअप करेंगे ना, इनकी एवरेज काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। जब एवरेज काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी ना, तो ये बहुत तेजी से वाइब्रेट करना शुरू कर देंगे, बहुत तेजी के साथ, और इनका जो वाइब्रेशन का एम्पलीट्यूड होगा वो भी बढ़ना शुरू हो जाएगा। और जैसे इनका एम्पलीट्यूड बढ़ेगा, दे ब्रेक फ्री एंड द सॉलिड मेल्ट्स। वो जो मॉलिक्यूल्स होंगे ना वो एक दूसरे से अलग हो जाएंगे, उनकी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वीक हो जाएंगी, और इस तरह से जो सॉलिड होगा वो मेल्ट हो जाएगा सिंपली। नेक्स्ट, डू सॉलिड्स एंड लिक्विड्स आल्सो डिफ्यूज जस्ट लाइक गैसेस? डिफ्यूजन का प्रोसीजर याद है, जिसके अंदर लो कंसंट्रेशन, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ गैस मॉलिक्यूल्स मूव करते हैं। तो क्वेश्चन ये है कि क्या सॉलिड और लिक्विड भी डिफ्यूज कर सकते हैं गैसेस की तरह? देखो, लिक्विड तो कर सकता है, लेकिन जो लिक्विड के अंदर तो नो डाउट कि डिफ्यूजन हो सकती है, लेकिन सॉलिड्स के अंदर ना प्रैक्टिकली अगर देखा जाए तो उसका जो सीधा सा आंसर है ना वो ये है कि डिफ्यूजन नहीं हो सकती। लेकिन अगर हम उसको माइक्रोस्कोपिक लेवल के ऊपर देखें ना, तो डिफ्यूजन थोड़ी सी होती है, मतलब इतनी थोड़ी सी होती है कि हम उसको फील भी नहीं कर सकते। उसका जो इम्पैक्ट है वो नेग्लिजिबल है, हम नोटिस भी नहीं करेंगे कि भाई जो सॉलिड है वो डिफ्यूज हो रहा है। तो गैस तो जो है वो वाजे पता चल रहा होता है कि डिफ्यूज हो रही है, लिक्विड भी हमें साफ पता चल रहा होता है, बस फर्क ये है कि गैस जो है वो जल्दी से डिफ्यूज हो जाती है, लिक्विड डिफ्यूज होने में थोड़ा सा टाइम लेता है, और सॉलिड जो है वो डिफ्यूज तो होता है थोड़ा सा, लेकिन हाँ उसका इम्पैक्ट, उसको जो नोटिस करना है वो बिल्कुल नेग्लिजिबल हो जाता है, ठीक है। तो अगर आपको जो है किसी हेल्पिंग बुक के अंदर ये मिले कि जो सॉलिड्स हैं वो डिफ्यूज नहीं हो सकते, तो यस टेक्निकली वो भी सही आंसर है, ठीक है, हम कह सकते हैं। तो डू सॉलिड्स एंड लिक्विड्स आल्सो डिफ्यूज जस्ट लाइक गैसेस? यस, बट एट डिफरेंट रेट्स। लिक्विड डिफ्यूज मॉडरेटली, जिस तरह से गैसेस क्विकली डिफ्यूज होती है ना, तो लिक्विड्स जो है वो मॉडरेटली डिफ्यूज होते हैं। इसकी एग्जांपल दी हुई है इंक इन वाटर। आप पानी के अंदर इंक डालो, ब्लैक ब्लू व्हाटसोएवर, तो वो जो पानी का कलर होगा वो आहिस्ता 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 चेंज होगा, लेकिन स्लो एंड स्टेडी, अनटिल आप उसके अंदर स्पून को स्टर कर दो, वो एक अलग बात है। लेकिन अगर आप सिर्फ कुछ ड्रॉप्स डाल दो पानी के अंदर, तो पानी के पूरे का कलर चेंज हो जाएगा, लेकिन स्लो स्लो स्लो, क्योंकि डिफ्यूजन हो रही है लेकिन मॉडरेट लेवल पे हो रही है। बिकॉज देयर पार्टिकल कैन मूव पास्ट वन एनदर, उसके पार्टिकल्स जो हैं वो एक दूसरे को क्रॉस कर सकते हैं, मतलब एक दूसरे को क्रॉस ओवर कर सकते हैं, वी कैन से दैट। सॉलिड डिफ्यूज एट एन एक्सट्रीमली स्लो नेग्लिजिबल रेट। देखो, एक्सट्रीमली स्लो उसने कहा है, मतलब इतना ज़्यादा स्लो इसका रेट है डिफ्यूज होने का कि इसको नेग्लिजिबल ही करार दे दिया, कि आप ये समझ लो कि जैसे इसका कोई डिफ्यूजन का रेट ही नहीं है। बिकॉज देयर पार्टिकल्स आर लॉक्ड इन फिक्स पोजिशन एंड दे कैन ओनली वाइब्रेट। अभी जो बात है ना हर जगह पे आ रही है ये, कि सॉलिड पार्टिकल्स जो होते हैं वो आपस में लॉक्ड अप होते हैं, ठीक है, उनके पास मूव करने के लिए जगह नहीं होती। तो खुद सोचो ना, जब इनमें जगह ही नहीं है तो डिफ्यूजन होगी किस तरह से? दो पार्टिकल्स हैं, दोनों सॉलिड है, दोनों के पार्टिकल्स जो हैं वो लॉक हुए हुए हैं, वो मिक्स किस तरह से होंगे, डिफ्यूज किस तरह से होंगे, ठीक है। नेग्लिजिबल इफेक्ट, नेग्लिजिबल रेट। लास्ट पर है हमारे पास आखिरी क्वेश्चन, व्हाई इज ड्यू फॉर्म्ड इन द अर्ली आवर्स ऑफ मॉर्निंग? जो शबनम के कतरे हैं वो सुबह के वक्त ही क्यों बनते हैं?
आपको पता है कि जो सबसे ज़्यादा दिन के किस टाइम पे टेम्परेचर सबसे ज़्यादा कम होता है? सबसे ज़्यादा टेम्परेचर कब ड्रॉप हुआ होता है पूरे दिन के अंदर? सुबह सादक के वक़्त। बिल्कुल जब सुबह-सुबह होने लगती है ना लाइक फ़जर के टाइम पे, उस वक़्त हमारी जो टेम्परेचर होता है पूरे दिन का सबसे लोअर पे होता है, ठीक है? अब खुद सोचो जब टेम्परेचर इतना ड्रॉप हुआ हुआ है, तो उस वक़्त गैसेज़ जो हैं, जो पार्टिकल्स हैं गैसेज़ के वो भी ठंडे हुए होते हैं। तब जब गैस जो है वो इतनी ज़्यादा ठंडी हो जाए कि लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए, हम इस प्रोसीजर को क्या कहते हैं? कंडेंसेशन। तो इसके अंदर भी वही लॉजिक अप्लाई हो रहा है। ओवरनाइट पूरी रात द अर्थ सरफेस कूल्स, जो ज़मीन की सतह है वो ठंडी हो जाती है। इन दी अर्ली मॉर्निंग, अब देखो अर्ली मॉर्निंग लिखा हुआ है, जो सुबह शादी का वक्त होता है, द एयर टेम्परेचर ड्रॉप्स टू इट्स ड्यू पॉइंट, जो हवा का टेम्परेचर होता है ना वो ड्रॉप हो जाता है, इतना ड्रॉप हो जाता है ड्यू पॉइंट, इसको हम सैचुरेशन पॉइंट भी कहते हैं, मतलब वो पॉइंट जहाँ पे टेम्परेचर में बिल्कुल लोएस्ट लेवल पे ड्रॉप होना है। उसके बाद सुबह सादक के बाद हमारी जो अर्थ का टेम्परेचर है ना फिर से इंक्रीज करने लगता है, ठीक है। Excess water vapors to condense into liquid droplets upon heating cold surface like grass, ठीक है। तो जैसे ही वो जो गैस है, वो जो ठंडी गैस है, इतना ज़्यादा सैचुरेशन टेम्परेचर पे टच करती है ना ग्रास को, तो वो कन्वर्ट हो जाती है गैस से लिक्विड के अंदर। और आपको पता है कि गैस से लिक्विड में कन्वर्ट होने के प्रोसीजर को क्या कहते हैं? कॉन्डेंसेशन। तो इसीलिए जो है जो शबनम के कतरे हैं वो बिल्कुल सुबह सुबह के टाइम पे बनते हैं, ठीक है। ये थे हमारे पास 10 क्वेश्चंस एक्सरसाइज के, ठीक है। इस चैप्टर में से 2 क्वेश्चन आने हैं, उन 2 में से 1 क्वेश्चन तो एक्सरसाइज में से लाजमी आएगा, ठीक है। 10 क्वेश्चन हमने कर लिए, 6 क्वेश्चन फर्दर है हमारे पास कंस्ट्रक्टर रिस्पॉन्स क्वेश्चन। इसके अंदर से काफ़ी सारी चीज़ें कॉन्सेप्चुअल थी, लेकिन सारे के सारे टॉपिक्स हमने कवर किए हुए थे, तो वो भी जो है हमारे पास इसी तरह के कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस होते हैं। कल के लेक्चर के अंदर हम उनको देखेंगे। जिस तरह के ये इजी से क्वेश्चन है, ठीक है, वो भी इसी तरह से इजी क्वेश्चंस हैं, सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, ठीक है। आप जो है उसको ईजिली टैकल कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर।